होने वाली है। आज बहुत शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो। और काफ़ी कम लोग लाइव आए हैं, सब लोग आ जाइए लाइव। धीरे धीरे आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होने वाली है। ठीक है, हिंद महासागर की भू राजनीति, कुल मिला के पूरे विश्व की भू राजनीति पढ़ते पढ़ते, राजनीति पढ़ते पढ़ते, राजनीतिक भूगोल पढ़ते पढ़ते अब हम हमारे घर में आए हैं कि हिंद महासागर है, उसके आसपास किस प्रकार की भू राजनीति होती है, क्या उसका इफेक्ट है, क्या क्या उसका इतिहास है, क्या वर्तमान है, क्या भविष्य में होने वाला है, उन सारी चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ एक दो लोगों का और कि सब लोग लाइव आ जाएं। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शानदार कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। ये भू राजनीति, हिंद महासागर की भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। तो सबसे पहले आपको जो हमारा हिंद महासागर है, अगर हम इतिहास से शुरू करें तो जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि आप सबको पता है, मोटी मोटी आपको लोकेशन आपके ध्यान में होगी कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के शीर्ष पर विराजमान है भारत। ठीक है, इसलिए एकमात्र ऐसा महासागर है जिसके नाम के आधार पर, किसी देश के नाम के आधार पर उसका नाम रखा गया है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि भारत की हिंद महासागर में ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है, भारत किस प्रकार हिंद महासागर में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए हिंदुस्तान के नाम के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया, हिंद महासागर रखा गया। राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इतिहास में थोड़ा जाएं, तो इतिहास में जाएं तो हमारा जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर के पूरे प्रभाव क्षेत्र पर भारत का राज रहा है। भारत के जो राजा महाराजा रहे हैं उनका राज रहा है, उन्होंने अपने हिसाब से हिंद महासागर पर राज किया या अपना प्रभाव क्षेत्र रहा है। जो छोटे छोटे द्वीप है वहाँ तक, ठीक है, इंडोनेशिया तक और इधर दक्षिण पूर्वी एशिया तक, नीचे श्रीलंका, मालदीव तक जो है भारत का प्रभाव रहा है। ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई सांस्कृतिक दृष्टि से। ठीक है, उसको भारत वापस पुनर्जीवित भी कर रहा है, उसको हम आगे देखेंगे। दूसरी बात, फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हम जो एक इतिहास का विकास की, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो डार्क एज है, ठीक है, डार्क एज के बाद में पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण में पूरे विश्व में खोज का काल चलता है, अन्वेषण का काल चलता है और समुद्री यात्राओं का काल चलता है। तो उस दौरान समुद्री यात्राओं में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों का रहा, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। तो उस दौरान उन्होंने जो यात्राएं की, जो नए अन्वेषण खोज किए, उनकी अपनी नौसेना एक समुद्री शक्ति थी। हाँ बिल्कुल रवि, चोल राजाओं का नौसेना सशक्त थी और उन्होंने उसका प्रभाव रहा है, बिल्कुल। तो वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो उस समय, मतलब पुनर्जागरण के काल के बाद से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक की हम काल देखें तो वहाँ तक जो सबसे महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक रूप से, जियो पॉलिटिक्स रूप से महासागर रहा है वो अटलांटिक महासागर रहा है। राइट। अटलांटिक महासागर में सारी खोजें हुई, अटलांटिक महासागर के संसाधनों पर। अटलांटिक महासागर में भी नॉर्थ अटलांटिक महासागर पर सर्वाधिक प्रभाव रहा है और उसके ऊपर उसके संसाधनों का, वहाँ की शक्ति का सारा प्रयोग किया है। इसलिए क्रेडल ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कहा जाता है, जो पश्चिमी शक्तियों का एक पालना गृह रहा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, फिर धीरे धीरे समय चेंज होता है तो वहाँ की शक्तियाँ बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी अटलांटिक महासागर का, मतलब दो महायुद्धों के बीच में का जो काल है, उस समय भी अटलांटिक महासागर का, विशेषकर उत्तरी अटलांटिक महासागर का योगदान महत्वपूर्ण होता है। और हम पढ़ते भी हैं कि जो मैकेंडर का सिद्धांत है उसमें वो जियोपॉलिटिक्स की बात करता है, तो अटलांटिक महासागर पश्चिमी यूरोप और इसके यूएसए के बीच में एक मिडलैंड बेसिन की बात करता है कि ये मिडलैंड बेसिन बन गया है और शक्ति के दो ध्रुव बन गए, एक साम्यवादी सरकार और एक पूंजीवादी सरकार यूएसए की। ये दो शक्तियां उभर कर आती है। इससे पहले जो एक औपनिवेशिक काल चलता है, मतलब 1950 से पहले, थोड़ा सा मैं आपको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं भू राजनीति किस प्रकार हिंद महासागर पर आती है। काफी कम लोग आए हैं कि विश्व की भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स है, उसका प्रभाव
हिंद महासागर पर किस प्रकार आता है। तो एक ऐतिहासिक दृष्टि से मैं आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले और अपना जो ये पुनर्जागरण काल हुआ, तो पुनर्जागरण काल से लेकर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो काल रहा, उसमें सर्वाधिक प्रभाव जो है अटलांटिक ओशन का रहा। चूंकि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, तो वहां पर शक्तियों का डायरेक्ट संघर्ष, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, मतलब शक्तियां ऐसे डायरेक्ट रूप से सीधी नहीं टकराई। और इतने बड़े क्षेत्रफल होने के कारण से कुछ कुछ तटीय भागों का ही महत्व रहा, जैसे जापान द्वीप है उसके आसपास, और कुछ मान लो साउथ चाइना सी, और थोड़ा सा कुछ अमेरिका का तट मान लो। लेकिन अटलांटिक महासागर वैश्विक शक्तियों का एक पालना गृह रहा है। वहां पर शक्तियां जियोपॉलिटिक्स की है, खूब सारा ऐसा चेंजेज आया, उसका महत्व रहा जियोपॉलिटिक्स दृष्टि से। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो इससे पहले अगर हम ये देखते हैं 1950 से दशक से पहले जो औपनिवेशिक काल रहा, उसमें इंडियन ओशन पर किसका प्रभाव रहा है? ब्रिटेन का प्रभाव रहा है। ठीक है, इसको सी ऑफ पीस कहा जाता है या ओशन ऑफ पीस कहा जाता है, मतलब शांति का महासागर कहा जाता है। कब से? 1950 के दशक से पहले पहले। क्या है इंडियन ओशन? शांति का महासागर। क्यों कहा गया शांति का महासागर? इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर केवल एक ही शक्ति का प्रभाव था, और वो शक्ति क्या थी? ब्रिटेन। ठीक है, पूरे हिंद महासागर पर ब्रिटेन शक्ति का प्रभाव था, राइट। और जो नीचे द्वीप है डियागो ग्राशिया और ये सारे द्वीपों पर भी सारा किसका प्रभाव था? ब्रिटेन का प्रभाव था। या तो इसको शांति का महासागर भी कहते हैं, ठीक है, ओशन ऑफ पीस भी कहा जाता है। साथ में ये भी कहा जाता है कि क्वीन ऑफ इंडियन ओशन, जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन को क्या कहते हैं? मतलब हिंद महासागर की रानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर की रानी। रानी में बड़ा होता है, ठीक है। क्वीन ऑफ इंडियन ओशन किसको कहा गया? ग्रेट ब्रिटेन को कहा गया। रमेश चौधरी टॉपिक के हिसाब से पूरी पीडीएफ सेंड कर दीजिए, जैसे कंप्लीट ओशनोग्राफी वो आएगा ना, उसका बुक फॉर्म में आ जाएगा अगले महीने, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अगले महीने हम पूरा दे रहे हैं आपको। अभी ये आपको पीडीएफ का प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है रमेश, अगले महीने जुलाई में पूरा हम हार्ड कॉपी दे रहे हैं। ठीक है, जो पेपर 2 की हार्ड कॉपी आ जाएगी, पेपर 1 की बाद में आएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, हिंद महासागर की रानी और शांति का महासागर कहा गया 1950 के दशक से पहले, जहां पर एकमात्र किसका राज था? ब्रिटेन का राज था। लेकिन एक समय बाद क्या होता है कि ब्रिटेन क्या करता है कि ब्रिटेन का यहाँ पे प्रभाव रहता है, और उसके बाद में जो ब्रिटेन का जो स्वेज कैनाल है, ठीक है, स्वेज नहर है, उसके ऊपर जो प्रभुत्व है, आप सभी को पता है स्वेज नहर कहाँ है। ठीक है, हिंद महासागर को जोड़ने वाली पश्चिमी यूरोप से एकमात्र नहर है। ठीक है, तो वहां पर स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हो जाता है, और स्वेज नहर का वो जो प्रभुत्व है ब्रिटेन से हटकर किसके पास चला जाता है? मिस्र के पास चला जाता है। जब ये घटना होती है, तो इस घटना के बाद में हिंद महासागर का महत्व बढ़ने लग जाता है, राइट। अब और आगे बढ़ते हैं। अब क्या, ये 1950 के दशक तक की घटना है। तो 1950 के दशक से पहले पहले, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले पहले, वहां पर इंडियन ओशन का कोई महत्व नहीं था जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से या भू स्ट्रेटेजिक दृष्टि से। एकदम शांति का जो है महासागर था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं थी, आराम से सारी चीजें चल रही थी। अब इससे पहले 1950 के दशक के बाद में क्या होता है, या सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में क्या होता है, उसको देखने से पहले हम जनरली थोड़ा सा इंडियन ओशन के बारे में देखेंगे कि इंडियन ओशन की क्या महत्व है, या इसका विस्तार कैसे कैसे क्या क्या है, राइट। अगर हिंद महासागर को देखें तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ज्योग्राफी में जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, चूंकि आप सभी को पता है कि हम हिंद महासागर की भू राजनीति पढ़ रहे हैं। तो भू राजनीति का मतलब होता है कोई भी ऐसी अवस्थिति, ऐसे संसाधन, ऐसी कूटनीति, ऐसी प्राइम लोकेशन जो ज्योग्राफिकल दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब ऐसी सारी क्रियाएं जो किसी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करती है। ठीक है, ऐसी सारी भौगोलिक क्रियाएं जो किसी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करती है, उसको हम सामान्यतः हम जियोपॉलिटिक्स कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हिंद महासागर की भू राजनीति में जो हिंद महासागर का विस्तार है, तो आप यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, इधर अफ्रीका है। तो अफ्रीका के ये केप टाउन से लेकर यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एक ल्यूविन शहर है। तो ये केप टाउन से लेकर ल्यूविन शहर तक ये
हिंद महासागर की एक लाइन है जो उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर के रूप में डिवाइड करती है। तो हिंद महासागर चूंकि आप सभी को पता है कि बाकी अन्य महासागरों की तरह ये खुला नहीं है, बंद महासागर है। उत्तर से बंद महासागर है जिसके शीर्ष पर इंडिया विराजमान है, भारत विराजमान है। और दक्षिण में जाएंगे तो इसकी जो 55 डिग्री दक्षिणी 55 डिग्री साउथ अक्षांश, ठीक है, 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। उसके बाद में खुला सागर या दक्षिणी सागर में ये प्रवेश कर जाता है। तो सबसे दक्षिणी भाग में जाएंगे तो उसका बहुत अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि वो खुला सागर है, समुद्री सागर है, वहां कोई स्थलीय भाग नहीं है। लेकिन 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ऊपर ऊपर के जो द्वीपीय राष्ट्र हैं, ठीक है, ये सारे राष्ट्र इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब चूंकि दक्षिणी एशिया, जिसमें सबसे बड़ा भारत, ठीक है, पश्चिमी एशिया की ये लोकेशन अरब सागर की, ठीक है, इसके अलावा अफ्रीकन राष्ट्र, पूर्वी अफ्रीकन राष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीकन राष्ट्र, ये सारे जो राष्ट्र हैं ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से, नेचुरल रिसोर्सेज की दृष्टि से, ठीक है, अन्य समुद्री संसाधनों की दृष्टि से, समुद्री खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर इनका तटीय क्षेत्रों का महत्व बढ़ जाता है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये पूरा बेल्ट जो स्पाइकमैन का रिमलैंड है उस रिमलैंड में आता है। क्योंकि रिमलैंड वह क्षेत्र है जो मैंने बताया था कि जियोपॉलिटिक दृष्टि से रिमलैंड सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है व्यावहारिक रूप से। क्यों? क्योंकि रिमलैंड में सर्वाधिक खनिज संसाधन होते हैं, सर्वाधिक मोबिलिटी होती है, सर्वाधिक वहाँ पर हम कहें कि मानव संसाधन पाए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, ठीक है। इस कारण से ये जो पूरा बेल्ट है, जो तटीय बेल्ट है उत्तरी हिंद महासागर का, ये जियो स्ट्रेटेजिक भू सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने कंप्लीटली पढ़ा है भू सामरिक व्यूज, जियो स्ट्रेटेजिक व्यूज हमने पढ़े हैं, जिसमें स्पाइकमैन रिमलैंड, स्पाइकमैन का रिमलैंड और बाकी जो है मैकेंडर की थ्योरीज वगैरह पढ़ी है, ठीक है। तो उस दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब होता क्या है, और भी इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। इसका जो विस्तार है 19 डिग्री पूर्वी 19 डिग्री ईस्ट देशांतर से 119 डिग्री ईस्ट देशांतर तक है, ठीक है। ये इसका पूर्वी विस्तार हो गया। ऊपर में ये सारे देश हैं, आप सभी को पता है कि कौन कौन से उत्तरी हिंद महासागर में देश हैं। तो मोटा मोटा ये एक क्या हो गया, हिंद महासागर का विस्तार हो गया या हिंद महासागर की ज्योग्राफी हो गई। ये आप सभी को पता है नॉर्मली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मूल तत्व पे आते हैं कि अब शुरुआत कहां से होती है, हिंद महासागर इंपोर्टेंस क्यों हो जाता है। तो इंपोर्टेंस एक तो इसका है कि पूरा हिंद महासागर से 80% से अधिक व्यापार कहां से होता है, हिंद महासागर से होता है। आप सभी को पता है कि जब से स्वेज नहर बनी है तब से हिंद महासागर का महत्व बढ़ा है। साथ में मलक्का जल संधि, जब से चाइना ने अपना प्रोग्रेस किया इंडस्ट्री के सेक्टर में, तब से हिंद महासागर की भू राजनीति और अधिक बढ़ी है। इसलिए बढ़ी है क्योंकि यहाँ से विश्व का व्यापार 70 से 80% व्यापार इस क्षेत्र से होता है, इस बेल्ट से होता है, जिसमें दो संकड़े मारे गए, मलक्का जल संधि और इधर स्वेज नहर। और दोनों स्वेज नहर और मलक्का जल संधि को जोड़ने के लिए उनको भारत के निकट से होकर गुजरना पड़ता है। क्योंकि भारत सबसे बड़ा राष्ट्र है तो भारत यहाँ की जियोपॉलिटिक्स को सर्वाधिक कंट्रोल करता है। सबसे अधिक शक्तिशाली दक्षिणी एशिया का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र है, ठीक है। तो एक तो ये कारण हो गया व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्लस यहाँ पे जो 1950 के दशक के बाद की घटनाएं होती है शीत युद्ध के दौरान, वो सर्वाधिक इसको प्रभावित करती है। कैसे, थोड़ा उसको समझते हैं, फिर भारत वर्तमान की स्थितियों पे आएंगे धीरे धीरे। हमने इतिहास समझा, हमने इंडियन ओशन की जो ज्योग्राफी है, किस प्रकार ज्योग्राफी जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, उसको समझा। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि 1950 या हम कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आप सभी को पता है, एक तो औपनिवेशिक राष्ट्रों की समाप्ति होती है। मतलब जो राष्ट्र गुलाम थे, गुलामी दासता की बेड़ियों से ऐसे जो विकासशील राष्ट्र हैं वो समाप्त होते हैं। वहाँ पे औपनिवेशिक राष्ट्रों की समाप्ति के बाद ये स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं, तो ये अपने स्वतंत्र विदेश नीति को चलाना चाहते हैं, जिसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा गुट निरपेक्ष, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है, ठीक है, दो गुटों में बढ़ जाता है। तो दो गुट क्या होते हैं, दो गुट कौन से होते हैं, एक तो अमेरिका गुट, ठीक है, एक यूएसएसआर का गुट। दोनों एक साम्यवादी शक्ति है, एक यहाँ पर पूंजीवादी शक्ति है। तो साम्यवादी शक्ति के रूप में यहाँ पर रशिया, साम्यवादी शक्ति के रूप में यहाँ पर रूस क्या करता है, अपना प्रभाव फैलाना चाहता है और यूएसए अपना प्रभाव फैलाना चाहता है। तो उस समय ग्रेट ब्रिटेन यूएसए के गुट में होता है। तो ग्रेट ब्रिटेन की पहले से ही प्रेजेंस होती है हिंद महासागर पर, डियागो ग्रासिया द्वीप पर, ठीक है, और ये सारे छोटे छोटे और द्वीप हैं, इन सारे द्वीपों पर यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की बहुत शानदार प्रेजेंस होती है। तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक जूनियर पार्टनरशिप के रूप में यूएसए की प्रेजेंस भी यहाँ पर हो जाती है।
डियागो ग्राशिया पर, वहां पर वो छोटा नेवल बेस बनाता है, ग्रेट ब्रिटेन से थोड़ा भाग लीज पर लेकर, तो वो यहाँ पे सैन्य अड्डा बनाता है। तो हिंद महासागर का जो हम कहें ना क्रॉस रोड ऑफ हिंद महासागर, वो डियागो ग्राशिया है, कि कोई भी हिंद महासागर के बीच से गुजरेगा तो उसकी नजर मतलब पूरे हिंद महासागर के कैमरे की तरह कार्य करता है डियागो ग्राशिया द्वीप। आप सभी को पता होगा, आगे लोकेशन में भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पर है डियागो ग्राशिया, ठीक है, ये जो द्वीप है ये डियागो ग्राशिया यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे यूएस और यूके दोनों का प्रभाव है डियागो ग्राशिया आइलैंड पर। अब ये ऐसा बेल्ट है, ऐसा क्षेत्र है डियागो ग्राशिया जहां पर पूरे हिंद महासागर पर निगरानी रखी जा सकती है। तो इस मध्य भाग पर हिंद महासागर का जो एकदम सेंटर पॉइंट है, इसके ऊपर जिसका राज होगा, इसका मतलब है वो इसकी भू राजनीति को बहुत अत्यधिक क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर यूएसए और ब्रिटेन दोनों अपने पार्टनरशिप के रूप में इस पर राज करते हैं। तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, यूएसए यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ाता है, सऊदी अरब को अपने साथ लेता है, इजराइल को अपने साथ लेता है। इधर रशिया भी साम्यवादी विस्तार कर रहा है। तो रशिया क्या करता है, भारत को, अफगानिस्तान को, ईरान को, इराक को, इन ऐसे कुछ देशों को लेकर भारत ये रशिया अपने साम्यवादी विचारों को फैलाने की कोशिश करता है। इसे क्या कहते हैं, ये एक सिद्धांत है, इसको पावर बैलेंस थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये शीत युद्ध की पावर बैलेंस थ्योरी है। अब पावर बैलेंस किन के बीच में है, दो गुटों के बीच में, एक पावर बैलेंस यूएसए के बीच में और एक पावर बैलेंस किसके बीच में है, यूके के बीच, सॉरी यूएसएसआर के बीच में, मतलब अमेरिका और रशिया के बीच में, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर क्या है, ये पूंजीवादी है और ये साम्यवादी है। तो दोनों का पावर बैलेंस की लड़ाई यहाँ पर हिंद महासागर में शुरू हो जाती है। ये डियागो ग्राशिया सऊदी अरब इजराइल को अपने पक्ष में लेता है और उधर जो है रशिया भारत का मित्र राष्ट्र बन जाता है, ठीक है। इराक, ईरान और अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में लेता है। साथ में जो आपने देखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो पाकिस्तान अपना छोटा भाई अपने नाराज होकर अलग बनता है, तो इस पाकिस्तान के ऊपर प्रभाव भी किसका होता है, यूएसए का होता है, ठीक है। पाकिस्तान भी अमेरिका के गुट में होता है। तो ये एक सीन यहाँ का चलता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर बैलेंस थ्योरी कहते हैं, जो आपस में शक्ति संतुलन का प्रभाव के रूप में चलता है। कि यूएसए का ये मतलब यूएसए की ये थॉट होती है कि रशिया अपना साम्यवादी विस्तार नहीं कर सके, और रशिया की ये विचारधारा होती है कि पूंजीवादी राष्ट्रों का विकास अधिक नहीं होना चाहिए, मैं अपने क्षेत्र में अधिक लोगों को ले सकूं, ठीक है। तो ये दो गुटबाजियां, ये दो पावर बैलेंस की थ्योरी यहां पर चलती है। उसके बाद में क्या होता है, इन कारणों से यहां पर शीत युद्ध होता है, मतलब शीत युद्ध पूरे विश्व में चलता है। तो शीत युद्ध के दौरान धीरे धीरे इंडियन ओशन क्या आता है, विश्व में एक उभर कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण के रूप में आता है, ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होकर ये उभर कर आता है। तो यहाँ पे अब बीच वाले सेंटर वाले भाग पर यूएसए का राज है, यूके का राज है। तो यहाँ के ये व्यापार को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्वेज नहर है, ठीक है, यहाँ पे ये अपना फारस की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे ये वेब अल मैंडेब जल संधि है, हारमुज की खाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे ये हारमुज जल संधि है, वेब अल मैंडेब है, और यहाँ पे ये मलक्का जल संधि है। तो ये 3-4 इसको जो चेक पोस्ट है, मतलब हम कहें कि यहाँ से सर्वाधिक व्यापार होता है। तो ये संकड़े क्षेत्र होते हैं, ये व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे उस दौरान सोमालिया के डाकू भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जो बड़े जहाज़ों को लूटते हैं या उनका बड़ा आतंक होता है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये एक प्रकार की यहाँ का इस तरह का ये सीन वहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर अघोषित रूप से पूरे हिंद महासागर में पूरे शीत युद्ध के काल के दौरान जो 1950 से लेकर 1991 तक का एरा था, वहां पर एक डोमिनो प्रभाव चलता है, डोमिनो हाइपोथेसिस इसको कहते हैं, कि ये अघोषित क्षेत्र होता है जिसमें दोनों राष्ट्र, दोनों शक्तियां अपना प्रभाव बनाना चाहती है किसी भी रूप में, ठीक है। तो ये सीन यहाँ का चलता है और ये पूरी भू राजनीति यहाँ कर होती है। और ये जो भू राजनीति थी इस दौरान, वो पूरी विचारधारा को लेकर भू राजनीति थी, ना कि संसाधनों को लेकर, ना कि कोई सैन्य गठजोड़ को लेकर, लेकिन ये था कि गुटबाजी को लेकर थी, विचारधारा के प्रभाव को विस्तार करने के लिए ये राजनीति हमें यहाँ भू राजनीति दिखाई देती है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि हिंद महासागर में प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, इंडियाज प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन, ठीक है। ये पूरा काल चलता रहा शीत युद्ध के दौरान। अब यहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है,
मोटा मोटा उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके आगे जो मैं बताने वाला हूं, अब वर्तमान की रणनीति क्या है, वर्तमान की जियोपॉलिटिक्स क्या है, उसको लिंक करके हम देखेंगे भारत क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, जिसका वर्तमान में सबसे अधिक जो प्रभावित करने वाला जो राष्ट्र है वो चाइना है। चाइना यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहा है। तो चाइना ने कैसे अपना प्रभाव बढ़ाया, भारत ने उसका किस प्रकार रिटेलिएट किया, उसका जवाब में भारत ने क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए, भारत का क्या प्रयास रहे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बांग्लादेश फाइनेंशियल एड फॉर द एयरफोर्स, मतलब भारत जो है इस पूरे हिंद महासागर में भारत का प्रभाव कहाँ कहाँ है, भारत की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, मैं वो बताने जा रहा हूं। अगर ये प्रेजेंस आपको समझ में आ गई तो आने वाली जो चीजें अगले मैं आधे घंटे में आपको बताने वाला हूं वो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश क्या है, अपने सपोर्टिव है, अपने विचारधारा से मिलने वाला है, क्योंकि चूंकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत का ही योगदान रहा है तो इसका झुकाव भारत की तरफ है। प्लस यहाँ पे एयरफोर्स की जो एयरफोर्स है बांग्लादेश की, उसको भारत फाइनेंशियल एड भी दे रहा है। इस रूप में ये बांग्लादेश से एक जुड़ा हुआ है। साथ में इधर थोड़ा चलेंगे तो अफगानिस्तान, आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान जो है मध्य एशिया का एक, हम कह सकते हैं कि लिंक करने वाला राष्ट्र है। भारत अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया से जुड़ सकता है। तो अफगानिस्तान अब तालिबानी शासन आ गया, तो इससे पहले जो है भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। भारत ने वहां पर संसद निर्माण किया, वहां की आर्मी को ट्रेंड किया और बहुत सारे जो है सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भारत और अफगानिस्तान के बीच में चलते रहे। वहां के खूब सारे विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो इस रूप से भी हमारा अफगानिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता था, ताकि हम पाकिस्तान को भी काउंटर कर सके और मध्य एशिया तक हम पहुंच सके। ऐसा हमारा अफगानिस्तान के साथ रिश्ता था, ऐसी प्रेजेंस हमारी और अफगानिस्तान के बीच थी, राइट। उसके बाद में चलते हैं आगे ईरान। तो ईरान आप सभी को पता है, ईरान में भारत एक चाबार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। ये यहाँ पर दिख रहा होगा, जो हमारी फारस की खाड़ी की हार्मुज जल संधि है, वहां पर उसके गेटवे पर एक शानदार चाबार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। चाबार पोर्ट क्यों डेवलप कर रहा है उसको हम आगे देखेंगे। तो ईरान में भी हमारी प्रेजेंस है अच्छे से, ठीक है। चाबार और यहाँ पे सबमरीन जो होती है, पनडुब्बियां होती है, उनकी ट्रेनिंग भी भारत करवाता है। इस कारण यहाँ पे ईरान में भी अच्छी पकड़ है भारत की। और ईरान के माध्यम से एक ईरान, इराक और रशिया तक एक अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, परिवहन कॉरिडोर, उसकी भी बात करेंगे। तो ईरान का महत्व हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ईरान, इसकी भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ईरान हो गया। इसके बाद में छोटा सा देश है यहाँ पे देखो, यूएई, कोऑपरेशन विद इंडियाज ऑयल रिजर्व, ठीक है। भारत और यूएई के बीच में पेट्रोलियम को लेकर एक संबंध है, एक अच्छा रिलेशन है। तो यूएई के साथ भारत का अच्छा रिलेशन है। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, ओमान। तो ओमान का एक दुक्कम बंदरगाह है, ठीक है। परमिशन फॉर द इंडियन नेवी यूज ऑफ पोर्ट ऑफ दुक्कम। तो जो दुक्कम बंदरगाह है उसका निर्माण कर रहा है भारत यहाँ पर ओमान देश में। ओमान की लोकेशन आपको पता होगा, ठीक है। दुक्कम पोर्ट इसलिए भारत कर रहा है, वहां पर दुक्कम पोर्ट में ये नेवी की स्थापना कर रहा है, इंडियन नेवी के यूज के लिए एक नेवल बेस बना रहा है भारत। और भारत इसलिए बना रहा है कि यहाँ पर जो भी समुद्री डाकू है, जो भी इस तरह की अन्य गतिविधियां करने वाले जो डाकू और इस टाइप के समुद्री गतिविधियों को निगरानी रखने की एक ये नेवल बेस बनाया गया है, ताकि जो सोमालिया के समुद्री डाकू है उनको रोक सके और यहाँ के क्षेत्र पर निगरानी रख सके। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वाधिक भारत की ऊर्जा की सप्लाई होती है, पेट्रोलियम की सप्लाई होती है, वो इस क्षेत्र से होती है। अगर भारत की यहाँ पर प्रेजेंस है तो यहाँ से निर्बाध रूप से भारत क्या कर सकता है, ऊर्जा संसाधनों का, पेट्रोलियम का क्या कर सकता है, आयात कर सकता है, राइट। तो ओमान में भी भारत के यहाँ पर अच्छी प्रेजेंस है। तो ये 3 पॉइंट हो गए अच्छे से यहाँ पर। और अफगानिस्तान हमने देख लिया। उसके बाद में नीचे आते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा ये अपना सेशल्स द्वीप है, ठीक है। सेशल्स पे अगालिका आइलैंड है, उसका ऊपर भी भारत क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो इंडियन बेस ऑन अजम्पशन आइलैंड, ठीक है, एक अजम्पशन आइलैंड, अगालिका आइलैंड, 2 द्वीपों पर भारत यहाँ पर भी अपना बेस का निर्माण कर रहा है, ताकि इस पर भी क्या है, कंट्रोल कर सके, ठीक है। सेशल्स आइलैंड पर भी है और ये यहाँ पे अजम्पशन आइलैंड का भी निर्माण कर रहा है, जो कि सेशल्स का एक द्वीप है। अजम्पशन, ध्यान रखिएगा, अजम्पशन आइलैंड सेशल्स का है, ठीक है। सेशल्स ऊपर है लेकिन इसका छोटा सा आइलैंड यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद में जो मॉरिशस है, तो मॉरिशस के साथ भी बहुत सारे भारत ने, अभी मोदी जी भी बीच में जाके आए थे, मॉरिशस के साथ भी एक अच्छी पॉलिटिक्स भारत की है, ठीक है।
अच्छी रणनीति है, अच्छे इनके साथ में प्रोविजंस किए हुए हैं कम्युनिकेशन के, इकोनॉमिक और बहुत सारे। यहाँ पर ये मॉरिशस के साथ भी नेवल बेस बन रहा है, तो मॉरिशस और अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, अपने पक्ष में झुकाव है इसका, ठीक है। उसके बाद में देखो मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर भी भारत की पहुंच है, नेवल कम्युनिकेशन फैसिलिटी सेंटर खोला गया है। इसके अलावा रीयूनियन द्वीप है जिसका फ्रांस पर अधिकार है, तो यहाँ पर परमिशन फॉर इंडियन नेवल बेस, ठीक है। यहाँ पर भी इंडियन नेवी बेस के लिए भारत ने क्या ले ली है, परमिशन ले ली है। तो इस प्रकार भारत धीरे धीरे क्या कर रहा है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको वापस। बांग्लादेश, ईरान, ये यूएई, ओमान, सेशल्स, ठीक है, अजम्पशन आइलैंड, अगालिका आइलैंड, रीयूनियन और मॉरिशस, ठीक है, और मेडागास्कर, इन सारे भागों पर क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इसके प्रभाव क्या होंगे हम आगे देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट सारे आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो श्रीलंका है, तो श्रीलंका पर भी भारत क्या कर रहा है, यहाँ पर पेट्रोल बोट्स का निर्माण कर रहा है। पेट्रोल बोट का मतलब है कि जो पेट्रोलियम का आयात होता है वहां पर रुक सके और इसको कुछ वितरण कर सके, फिर अपने पास आ सके, ऐसा एक संबंध है श्रीलंका के साथ। नीचे क्या है, मालदीव है, तो मालदीव पर भी यहाँ पर क्या है, कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग वगैरह होती है आर्मी की, कोस्ट गार्ड की, वो छोटा मोटा संबंध है, बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है, ठीक है। डियागो ग्राशिया में तो आप सभी को पता है, यहाँ पर भी इंडियन नेवी बेस की परमिशन ले ली है। इसके अलावा यूएसए और यूके दोनों की यहाँ पर प्रेजेंस पाई जाती है। फिर है क्रोस, ये कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड यहाँ पर बहुत अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है ये इंडियन अपना अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड तो अपना है, और वहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड में भारत क्या कर रहा है, एक थिएटर कमांड का निर्माण कर रहा है, जिसमें आर्मी मतलब ये थल सेना, नौ सेना और वायु सेना, तीनों का एक संयुक्त कमांड विकसित की जा रही है, ताकि यहां पर ये जो इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन का जो पूर्वी भाग है, इस पे ऊपर कंट्रोल किया जा सके, साथ में जो मलक्का जल संधि से व्यापार होता है उस व्यापार को निर्बाध रूप से किया जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो चाइना है, चाइना का व्यापार सबसे अधिक कहां से होता है, मलक्का जल संधि से होता है। तो मलक्का जल संधि से होने वाले चाइना के व्यापार को अच्छे से क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो यहां पर ये एक संयुक्त थिएटर कमांड का निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है बताइए, इंडिया के द्वारा। ऑलराइट, तो यहां पर देखो ये सारी प्रेजेंस हो गई, अंडमान निकोबार का ये सारा हो गया। तो इस प्रकार इस पूरे हिंद महासागर पर इंडिया की क्या है, प्रेजेंस है। इसके साथ में देखो इंडोनेशिया के साथ अच्छा भारत का रिलेशन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का अच्छा रिलेशन है, जो कि पूर्वी भाग है किसका, हिंद महासागर का। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम क्वाड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अन्य संसाधनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से हम यूरेनियम का आयात करते हैं, और भी खूब सारे एमओयू वगैरह हो रखे हैं। अभी जस्ट हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी यहाँ पर यात्रा हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर के साथ जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह होती है, ठीक है। मलेशिया के साथ अच्छा रिलेशन है, थाईलैंड के साथ भी रिलेशन है, और म्यांमार के साथ भी रिलेशन है, ठीक है। तो ये सारा सीन यहाँ पर, ये इंडिया की प्रेजेंस है, मतलब इंडिया का ये योगदान है कहीं ना कहीं इंडिया के सारे देशों के साथ। जो हम इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, कुल यहाँ पर 36 राष्ट्रीय तटीय राष्ट्र वाले देश हैं। मतलब पूरे हिंद महासागर की पेरीफेरी में हम गोल गोल घूमेंगे तो पूरे हिंद महासागर के चारों ओर कितने देश हैं, 36 देश है। अगर ये ऐसे हिंद महासागर के चारों तरफ हम फेरी लगाएंगे ना, तो यहाँ पर कितने देश हैं, 36 देश हैं, जो पूरे हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र वाले देश हैं। कहीं ना कहीं उन सारे देशों के साथ भारत के अच्छे रिलेशन है, अच्छी प्रेजेंस है। तो हिंद महासागर में भारत की पकड़ कुल मिला के एक निष्कर्ष के रूप में कहें कि बहुत अच्छी शानदार एक पकड़ है, एक मजबूत यहाँ पर प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये प्रेजेंस, अब किस प्रकार इस प्रेजेंस को चुनौती मिल रही है, कि कौन कौन सी शक्तियां हैं जो इस प्रेजेंस को चुनौती दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक आपने नाम सुना होगा के.एम. पणिकर, ठीक है, के.एम. पणिकर का नाम सुना होगा, राजनीति भूगोलवेता है, ठीक है। के.एम. पणिकर कहते हैं हु कंट्रोल द इंडियन ओशन, मतलब जो हिंद महासागर पर नियंत्रण करेगा, भारत उसकी दया पर निर्भर होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब कितनी बड़ी बात कही है। जिस प्रकार मैकेंडर ने कही है, जिस प्रकार स्पाइकमैन ने अपने सिद्धांत में कही है, वैसे ही कुछ बात किसने कही है, के.एम. पणिकर ने कही है। के.एम. पणिकर कहता है कि हु कंट्रोल द इंडियन ओशन विल इंडिया दैट कंट्री इज मर्सी, मतलब भारत उस राष्ट्र की या उस देश की दया पर निर्भर होगा, ठीक है। इसलिए भारत किसी अन्य राष्ट्र की दया पर निर्भर नहीं हो,
इसलिए भारत के लिए इंडियन जियोपॉलिटिक्स बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑल राइट, हाँ, रिम एसोसिएशन सब आएगा, अभी देखते हैं रवि, सभी को देखते हैं, बहुत सारे संगठन देखेंगे अभी। तो ये एक सीन हो गया वर्तमान का या 1950 के दशक के बीच का, और ये सारा सिस्टम चलता रहा। अब क्या होता है, जैसे ही 1991 में आते हैं, आप सभी को पता है कि विकसित राष्ट्रों ने जितना अपना विकास करना था कर लिया, ठीक है। उनके लिए कच्चे माल का संसाधन, कच्चे माल की आपूर्ति कहां से होनी है, विकासशील राष्ट्रों से होनी है। तो विकासशील राष्ट्रों में अफ्रीका, ठीक है, और दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, और ऑयल ऊर्जा के दृष्टि से पश्चिमी एशिया, इन 3 क्षेत्रों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है विकसित राष्ट्रों के लिए। चूंकि यहां से कच्चा माल भी लेना है विकसित राष्ट्रों को, चूंकि यहां पर वापस निर्मित माल भी बेचना है मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से, ठीक है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से वापस उनको बना बनाया माल भी बेचना है। तो वापस जो है, इसको कहा गया था ना, ये नव औपनिवेशीकरण कहा गया, नव औपनिवेशीकरण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अभी भी इन राष्ट्रों को क्या कर रही है, फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से अभी भी क्या कर रही है, गुलामी की दास्तां में ये सारे देश बंधे हुए हैं। तो 1991 में जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है और उसके बाद में ये सारी जो वैश्वीकरण की पॉलिसियां और लागू होती है, तो उसके बाद में हिंद महासागर का महत्व और बढ़ने लगता है। और साथ में जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है, उससे पहले शीत युद्ध काल के दौरान पूरा विश्व क्या था, बाइपोलर था, एक तरफ पूंजीवादी एक तरफ साम्यवादी। लेकिन जैसे यूएसएसआर का विघटन होता है तो उसके 2000 के एरा के आसपास विश्व धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो मल्टीपोलर होने लगता है। मल्टीपोलर का मतलब है कि जो यूएसए था, जो रशिया था, वो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। वहीं ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, चाइना, भारत, ये सारे जो देश हैं, ये सारे देश उभर कर आने लगते हैं शक्तियों के रूप में, ठीक है। तो इससे मल्टीपोलर हमें विश्व धीरे धीरे होते हुए दिखाई देता है, जिससे इनका प्रभाव कम होता है। और मल्टीपोलर जब विश्व होता है तो इस मल्टीपोलर में जो तीसरा, मतलब रशिया यूएसए के बाद में जो तीसरा देश उभर कर आता है वो है चाइना। चाइना ने पिछले 30 सालों में अपना शानदार डेवलपमेंट किया इंडस्ट्री के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के रूप में। तो चाइना ने क्या किया, फिर जैसे ही ये शक्तियां कमजोर हुई, चाइना ने अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट किया। चाइना ने खूब सारी ऐसी पॉलिसियां लागू की, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी राष्ट्र 2 ही है, एक तो जापान है और एक इधर इंडिया है। कि इंडिया को किस प्रकार कंट्रोल किया जा सके, तो इसने क्या किया, चाइना ने हिंद महासागर पर अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। चाइना ने हिंद महासागर पर अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट किया। कैसे किया, उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो चाइना की पॉलिसी है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, इनिशिएटिव, चाइनाज न्यू सिल्क रोड इनिशिएटिव। इसके 2 रूप हैं, एक समुद्री रूट है और एक क्षेत्रीय रूट है। तो क्षेत्रीय रूट तो आगे इन देशों को तरफ जाता है, लेकिन समुद्री रूट इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो प्योरली हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं पढ़ रहे हैं कि हम पूरा वन बेल्ट वन रूट क्या है उसको देखेंगे, लेकिन भारत को जो है ये घेरने की पॉलिसी, किस प्रकार चाइना ने भारत के ऊपर जाल बिछाया है, जाल फेंका है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये वर्तमान की जियोपॉलिटिक्स को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है। किसकी जियोपॉलिटिक्स को, इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स को, ये आपको समझना है। वर्तमान की जो इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स के इसको सर्वाधिक प्रभावित करने वाले 2 राष्ट्र हैं, एक भारत और एक चाइना, ठीक है। बाकी राष्ट्र इनके अनुसार चल रहे हैं। तो यहां पर अगर, चूंकि के.एम. पणिकर ने क्या कहा है कि जो हु कंट्रोल द इंडियन ओशन, मतलब जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा उसकी दया पर कौन निर्भर होगा, भारत। मान लो इस पूरे इंडियन ओशन पर अगर चाइना कब्जा करता है, चाइना यहां पर प्रभाव फैलाता है, तो क्या भारत चाइना की दया पर निर्भर करेगा? तो यहां पे चाइना को पता चल गया कि इंडियन ओशन को कंट्रोल करेंगे तो भारत ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो इस पॉलिसी पर काम कर रहा है चाइना, और यहां पर इसकी पॉलिसी है वन बेल्ट वन रोड। ये कथित पॉलिसी है दिखाने के लिए कि हमारा जो ये सिल्क रूट है हम उसको वापस जिंदा कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक चाइना का सिल्क रूट चला करता था, जिससे सिल्क का व्यापार होता था, कथित रूप से उसको जिंदा करने की बात है। लेकिन ये यूएसए ने इसको क्या कहा है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी कहा है, मोतियों की माला रेख नीति कहा गया है। ये चाइना के द्वारा नहीं कहा गया है, ये यूएसए के द्वारा इस चाइना की वन बेल्ट वन जो रोड है इस नीति को कहा गया है कि वास्तव में चाइना ने इसके ऊपर एक विशेष घोषित रूप से उद्देश्य के रूप में इसको नहीं कहा कि हमारा ये उद्देश्य है, मतलब हमारा ये सिल्क रूट को वापस जिंदा करने का उद्देश्य, ऐसा एकदम पूर्ण रूप से खुला ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं कहा है। अब होता क्या है, किस प्रकार ये भारत को घेरने की कोशिश करता है,
चाइना, अमेरिका, चाइना, भारत को, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है कि जो इंडिया है, तो इंडिया के जो चारों तरफ के देश हैं, इसको ये घेरने की कोशिश करता है। कौन करता है? यहाँ पर चाइना करता है। देखो कैसे घेरता है। सबसे पहले हम इधर आते हैं। देखो यहाँ पे कोको आइलैंड है, ठीक है, कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड पर किसका प्रभाव है? कोको आइलैंड पर प्रभाव है चाइना का, ठीक है। उसके बाद में ऊपर आते हैं, यहाँ पर म्यांमार है। तो जहां पर मैं टिक कर रहा हूं, यहाँ पर चाइना बंदरगाह का डेवलपमेंट कर रहा है। जो राष्ट्र हैं, तटीय राष्ट्र हैं, उन तटीय राष्ट्रों के साथ समझौता करता है, बोलता है कि आपका बंदरगाह है, पैसा मैं लगाऊंगा, मैं विकसित करूंगा, आप मजे से यूज लो, लेकिन यहाँ पर मैं अपना सैन्य बेड़ा, नेवल बेस स्थापित करूंगा। तो मान लो अब म्यांमार जैसे भूखे नंगे गरीब देश को, श्रीलंका जैसे भूखे नंगे गरीब देश को, उनको मिल रहा है कि ठीक है, रोजी रोटी कहीं से आ रही है, अपना बंदरगाह डेवलप हो रहा है, चाइना बाहर से आ रहा है, इसको तो कभी भी भगा देंगे। इस सोच के साथ इन्होंने क्या किया, इसके साथ समझौता कर लिया। और चाइना पैसे की दृष्टि से बहुत अधिक मजबूत हो गया, तो इन्होंने खूब पैसा दिया। तो यहाँ पर देखो कोको आइलैंड, यहाँ पे सितगांव बंदरगाह, सितवे बंदरगाह, म्यांमार का सितवे बंदरगाह। ये पूछा भी जाता है कि ये बंदरगाह किस किस राष्ट्र का है, ठीक है, 100% पूछे जाने की संभावना भी है। तो यहाँ पर ये सितवे बंदरगाह। ऊपर जाएंगे तो चटगांव बंदरगाह। चितगांव कहाँ है? आप सभी को पता होना चाहिए। सितवे, चितगांव, कोको, ये सब कहाँ है? सितवे बंदरगाह म्यांमार का है, चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमनडोटा बंदरगाह, ठीक है, कोलंबो के पास में है, श्रीलंका की कोलंबो राजधानी, ठीक है, कोलंबो पुरानी राजधानी, इसके पास में क्या है? हमनडोटा। याद रखिएगा, हमनडोटा बंदरगाह का डेवलपमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पर चाइना कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा छोटा भाई पाकिस्तान, पाकिस्तान ने भी एक दे दिया अपना जगह, ग्वादर बंदरगाह। इसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है? इसका डेवलपमेंट चाइना कर रहा है, ग्वादर बंदरगाह का, ठीक है, ये ग्वादर बंदरगाह है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे इधर, ये जिबूती है, छोटा सा देश है, देखो जिबूती। और जिबूती किसके मुंह पर अवस्थित है? देखो रणनीतिक रूप से कितना अधिक महत्वपूर्ण है, जियो स्ट्रेटेजिक रूप से जिबूती। आपने देखा होगा कि ये जो लाल सागर है, लाल सागर से वेब अल मेंडेब जल संधि है, बहुत संकरी जल संधि है। इस जल संधि से पूरा व्यापार होता है पश्चिमी एशिया से, पूरा इंडियन ओशियन के देशों के साथ। तो यहाँ पर ये जिबूती के ऊपर किसने बंदरगाह बनाया है? चाइना ने बनाया है, ठीक है। आगे यहाँ पर सुएज कैनाल में मिस्र के साथ भी इसने क्या कर लिया? संगठन कर लिया। और इस प्रकार यहाँ पर ये पहुंच गया वेनिस तक, मतलब इस लाल सागर के माध्यम से कहाँ तक पहुंच गया? पश्चिमी यूरोप तक पहुंच गया है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो मोम्बासा बंदरगाह है, ठीक है। मोम्बासा किसका है? यहाँ पे ये इसका केन्या का बंदरगाह है, ठीक है। सोमालिया का बंदरगाह, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे सारे बंदरगाह इसने क्या कर लिए? लीज पे ले लिए। इसके अलावा जो मालदीव है, मालदीव और सेशल्स का एक छोटा सा बंदरगाह, इसका भी ये डेवलपमेंट कर रहा है। तो धीरे धीरे करते करते इसने क्या कर लिया? इंडियन ओशियन पर बहुत बुरी तरीके से, बहुत मतलब कब्जा कर लिया। भारत का इसका बाद में पता चला, भारत तब तक सो रहा था वास्तविक रूप से कहें तो। तुरंत भारत ने रिटेलिएट नहीं किया। जब ऐसे लगा कि वास्तव में चाइना बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पर विस्तार कर रहा है इन सारे द्वीपों पर, इन सारे जगहों पर, तो धीरे धीरे फिर भारत ने भी प्रयास शुरू किए। वो प्रयास अभी हम देखेंगे। तो ये जो वन रोड वन बेल्ट रूट है, ये सारे बंदरगाहों का इसने क्या किया? डेवलपमेंट किया। ग्वादर बंदरगाह देखो यहाँ पर भारत के बहुत पास में है, राइट। इसके अलावा और सबसे बड़ा जो भारत की संप्रभुता को डायरेक्ट, भारत की संप्रभुता पर क्या करता है? चोट करता है, वो है सी पैक का निर्माण। कहाँ से कहाँ बनाया सी पैक का निर्माण? ये जो ग्वादर बंदरगाह है, इस ग्वादर बंदरगाह से यहाँ से लेकर ये जो कासगढ़ क्षेत्र है, ठीक है, कासगढ़ कहाँ का क्षेत्र है? चाइना का। तो अब देखो यहाँ कासगढ़ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर क्या बनाया इसने? सी पैक बनाया है। सी पैक की फुल फॉर्म क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सी पैक कहा जाता है। सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। सी पैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, या चाइना पाकिस्तान इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो सी पैक का निर्माण ग्वादर बंदरगाह से लेकर यहाँ पर कासगढ़ के बीच में, जो हमारे पूरे पीओके से गुजरता है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? रोड का निर्माण कर रहा है। बहुत बड़े भाग में एक रोड का निर्माण कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसको पाकिस्तान को ऋण देकर, जिसका पाकिस्तान के लोगों ने भी विरोध किया है, ठीक है। तो इसने, ये चाइना ने क्या किया? ये सी पैक का निर्माण कर लिया। तो इधर से भी, मतलब भारत का पश्चिमी भाग की तरफ से भी चाइना ने क्या कर लिया? इसको कंट्रोल कर लिया कि मान लो कुछ गड़बड़ हो जाती है भारत और चाइना के बीच में, तो इस
यहाँ से कासगढ़ से ये डायरेक्ट कहाँ पहुंच सकता है, यहाँ पे इंडियन ओशन की तरफ, मतलब पाकिस्तान का यूज करके इसकी पहुंच कहाँ तक हो गई, अरब सागर तक, इस क्षेत्रीय भाग की दृष्टि से। और इधर से क्योंकि ये इसके आने में बहुत टाइम लगता है, पूरा मलक्का जल संधि को क्रॉस करके आना पड़ेगा, तो इसने ये शॉर्ट रास्ता ढूंढ लिया। और बाकी आप सभी देखते हैं ये क्या है, ये चाइना की बाउंड्री है, तो यहाँ पर तो चाइना का डायरेक्ट प्रभाव है ही, इधर चाइना का प्रभाव, इधर चाइना का प्रभाव, दक्षिण में जो महासागरीय भाग है इधर चाइना का प्रभाव, ठीक है। पूरे चारों तरफ से इसने क्या कर लिया, भारत को घेर लिया है। भारत के पीओके से गुजरता है, राइट, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो चाइना पाकिस्तान जो सीपेक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये सीपेक ध्यान रखिएगा कहां से कहां तक बना है। तो यहाँ पे मतलब पश्चिमी रूप से कंट्रोल है, पूर्वी रूप से कंट्रोल है, दक्षिणी रूप से ये बंदरगाहों के माध्यम से कंट्रोल है। ऐसा लग रहा है कि भारत के चारों तरफ भारत को पैक कर दिया है, चारों तरफ जाल बिछा दिया है किसने, चाइना ने। तो इस तरह की रणनीति इसने चाइना ने अपनाई है। और साथ में ये क्या कर रहा है, आसपास के ये जो सारे देश हैं, चाहे श्रीलंका ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो, चाहे मालदीव ले लो, सारे देशों को इन्होंने डेप्ट ट्रैप में फंसाया है। चाइना की जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन ओशन में। तो मालदीव हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, ऐसे छोटे छोटे सारे देशों को, चाहे नेपाल हो, छोटे देशों को, सबको इसने डेप्ट ट्रैप में डाल दिया, मतलब ऋण जाल में डाल दिया। इतना अधिक ऋण दिया, वहां पे प्राइवेट जो चाइनीज प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने वहां पर क्षेत्र लीज पे ले लिए। चूंकि ये सारे देश ऋण चुका नहीं पाए, फिर चाइना और इनके बीच में क्या संधि हुई कि ठीक है ऋण नहीं दो तो हमें क्षेत्र दे दो 100-200 साल के लिए। और वहां पर सारे क्षेत्रों पर क्या कर लिया, नेवल बेस का निर्माण किया, या अपने यूज के लिए, अपने विकास के लिए उसने काम लिया। ऐसा ही पूरी पॉलिसी इसकी क्या है, अफ्रीकी राष्ट्रों पर है। तो चूंकि अफ्रीकी राष्ट्र वर्तमान में सर्वाधिक यहाँ पर संसाधन पाए जाने की संभावना है, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे अन्य कच्चा माल हो, तो आने वाले सारे विकसित देशों की नजर कहाँ पर है, अफ्रीका पर है। चूंकि अफ्रीका में सस्ती जमीन भी है, अविकसित राष्ट्र हैं, तो थोड़े पैसों में ही वो क्या हो जाते हैं, अपनी जमीन देने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा चाइना दक्षिणी एशिया के छोटे राष्ट्रों के साथ कर रहा है, ऐसा अफ्रीकन राष्ट्रों के साथ कर रहा है। तो ये पूरा क्या बन रहा है, यहाँ पर एक डेप्ट ट्रैप बन रहा है। इस डेप्ट ट्रैप के माध्यम से चाइना इनको क्या कर रहा है, अपने जाल में या अपनी तरफ क्या कर देता है, झुकाव हो जाता है, मतलब इसके दया पर निर्भर करने लग जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ा विरोध हुआ था सीपेक का, क्यों, क्योंकि वहां के लोगों को इसने, चाइना ने, अभी पाकिस्तान में बहुत भयंकर महामंदी चल रही है, ठीक है, बहुत भयंकर वहां पर मुद्रास्फीति है, बहुत भयंकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आंतरिक कलह चल रहा है, आप सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो अब वहां पर चाइना ने मना कर दिया कि हम आपको ऋण नहीं देंगे, राइट। ऐसा ही श्रीलंका पूरा बर्बाद हो गया था। श्रीलंका की कहानी आप सभी को पता है कि श्रीलंका में क्या हुआ, पूरा राष्ट्रपति भवन में कैसे कब्जा हुआ और किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, आर्थिक दिवालिया हो गया श्रीलंका। मालदीव की कुछ हालत ऐसी ही है। तो सारे देशों को ये चूस लिया इसने, चाइना ने सारे देशों को कंगाल कर दिया अपने ऋण जाल में फंसाकर। कितनी खतरनाक पॉलिसी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ड्रैगन कहते हैं, इसीलिए इसको ड्रैगन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये सारा सिस्टम है भारत को घेरने की रणनीति का, जिसको हम वन बेल्ट वन रोड चाइना कह रहा है, और भारत क्या, यूएसए क्या कह रहा है, ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, मोतियों की माला एक नीति है, जिसमें इसके ऊपर, भारत के ऊपर मान लो डायरेक्ट युद्ध नहीं करे या कुछ ऐसा घटनाक्रम नहीं हो, तो भारत के ऊपर क्या है, एक मानसिक प्रेशर रहता है। सपोज दैट ये मानो कि अपना घर ये है और अपने घर के चारों तरफ अपने क्या है, दुश्मन है। हम खूब शक्तिशाली हैं, लेकिन घर के चारों तरफ जो है अपने दुश्मनों ने घेर रखा है, वो बंदूक लेके घूम रहे हैं, ऐसे खड़े हैं। तो हमारे ऊपर क्या होगा, बंदूक चला नहीं रहे हैं, मान लो बंदूक में गोली भी नहीं है, लेकिन वो बंदूक लेके घूम रहे, तो हमारे ऊपर क्या रहेगा, एक मेंटली प्रेशर रहेगा। तो ये इंटरनेशनल कूटनीति होती है किसी राष्ट्र के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए, एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए, राइट। ऐसा ही चाइना भारत पर कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा सीन रहा है यहां पर, ठीक है। अब भारत का क्या प्रयास है उसको थोड़ा सा देखते हैं, और भारत के साथ में अन्य राष्ट्रों के क्या प्रयास रहेंगे, ठीक है। ये चाइना की जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ठीक है। ऊपर जो है ये सिल्क रूट वाला है जो क्षेत्रीय भाग है, और ये क्या है, मैरीटाइम भाग है, जहाँ से चाइना इसको सिल्क रोड के रूप में, और ये मैरीटाइम सिल्क रोड है, ठीक है, इसके रूप में आप देख सकते हैं। और साथ में ये यहाँ से भारत के माध्यम से जुड़ा, जो पीओके से गुजरता है। अब एक चीज यहाँ पे बताऊंगा कि जो सीपेक की हम बात कर रहे थे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे, आर्थिक गलियारे की, तो इस गलियारे का भारत डायरेक्ट विरोध कर रहा है। इसलिए विरोध कर रहा है, उसके ऑफिशियली 3 कारण हैं। एक कारण यह है सबसे बड़ा कि ये हमारी संप्रभुता पर डायरेक्ट चोट है। क्यों, क्योंकि ये जो चाइना अपना इसका विकास कर रहा है वो पीओके से कर रहा है, और पीओके भारत कहता है कि पीओके हमारा है,
जिसके ऊपर अधिकार किसका है, वर्तमान में कब्जा किसका है, पाकिस्तान का है, लेकिन हमारा क्षेत्र है। तो संप्रभुता के कारण ये सीधा सीधा इसका विरोध किया जा रहा है। दूसरा विरोध इसलिए हो रहा है कि जो चाइना है, चाइना में इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चाइना की वन बेल्ट वन रोड है या ये सीपेग है, इसमें किसी भी रूप में इसकी पारदर्शिता नहीं है कि उसका पर्पज क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। उस पर्पज को उसने डायरेक्टली घोषित नहीं कर रखा है। तो इस कारण से ट्रांसपेरेंसी नहीं होने का कारण से भी भारत इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। तीसरा कारण जो है ये ऋण जाल या डेब्ट ट्रैप के रूप में भी इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है भारत को फंसाने वाली चीजें हैं या भारत के लिए प्रेशर डालने वाली चीजें, इस कारण से भारत इसका डायरेक्ट भी विरोध कर रहा है, ठीक है। ये 3 कारण हैं। अब भारत का प्रयास क्या है इसको हम समझते हैं। भारत की जो प्रयास या भारत को वापस काउंटर करने के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए भारत क्या कर रहा है, मोटा मोटा हम उसको समझते हैं, देखते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले भारत क्या कर रहा है। एक तो भारत की प्रेजेंस तो मैंने आपको अभी बताई थी कि भारत की हिंद महासागर में प्रेजेंस कहां कहां पर है, ठीक है, जो जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। तनिष्का शर्मा, आफ्टर द क्लास प्लीज सजेस्ट बुक फॉर पॉलिटिकल ज्योग्राफी विच कवर्स होल टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट। तनिष्का, मैंने बताया था, आप सभी को बताया भी था, एच.एम. शर्मा की किताब आती है, आप वो किताब ले लीजिए, ठीक है। एच.एम. शर्मा नहीं, एच.एम. सक्सेना, ठीक है, एच.एम. सक्सेना की किताब आती है, अच्छी किताब है, टू द पॉइंट, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। चूंकि सक्सेना जी राजस्थान के हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी का उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी में उनकी किताबें चलती है, जैसे राजस्थान का भूगोल, और इससे भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन उठाकर दिया गया है। तो एच.एम. सक्सेना की ले लो। फिर भी आप और भी पढ़ना चाहें, हालांकि आवश्यकता नहीं है, फिर भी और भी पढ़ना चाहें तो नोट्स पढ़ लो, और नोट्स के अलावा पढ़ना चाहें तो एक आर.सी. तिवारी की राजनीतिक भूगोल किताब आती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी बड़ी है और मुझे लगता नहीं है कि इतना पढ़ के भी आप उसका बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। उससे अच्छा है कि एक ही किताब को बार बार पढ़ लो, नोट्स को बार बार पढ़ लो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हिंद महासागर की जो भू राजनीति है, इसमें भारत क्या क्या प्रयास कर रहा है, इसमें भारत की प्रेजेंस हमने पहले देखी थी, लेकिन एज ए हम चाइना के विरोध के रूप में या चाइना को काउंटर करने के रूप में हम देखें तो सबसे बड़ा जो अभी चाइना क्या कर रहा है, ईरान के पास में यहाँ पे देखो ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह के जस्ट थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर हार्मुज जल संधि में ईरान के साथ क्या कर रहा है, चाबहार पोर्ट का निर्माण कर रहा है, ठीक है। चाबहार पोर्ट के माध्यम से ये क्या करेगा, पूरे अरब सागर पर निगरानी करेगा, और जो हमारे पेट्रोलियम व्यापार होता है पेट्रोलियम का खाड़ी देशों के साथ, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। साथ में ईरान के साथ मजबूत संबंध होंगे, और इस बंदरगाह के माध्यम से पूरे मध्य एशिया में भारत क्या करेगा, पहुंच सुनिश्चित करेगा। तो पूरे मध्य एशिया के संसाधनों तक यहाँ तक पहुंच बन सकती है, और इस बंदरगाह के अंदर ये रोड का भी निर्माण कर रहा है, ठीक है। उस रोड को भी हम पूरा सिस्टमेटिक समझेंगे, उसका क्या कैसे विकास है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा देखो ये सेशेल्स है, छोटा सा देश है, ठीक है। इसके ऊपर वापस आएंगे, ईरान के नजदीक नीचे ही यहाँ पे ओमान है। ओमान का अभी हमने देखा था दुक्कम पोर्ट, ठीक है। दुक्कम पोर्ट पर भी भारत नेवल बेस बना रहा है, ताकि उस पूरे इस समुद्री भाग की क्या की जा सके, निगरानी की जा सके। यहाँ पर पाए जाने वाले जो सी पायरेट्स होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। हालांकि वो कहने की बात है, लेकिन मूल उद्देश्य यही है, चाइना को कंट्रोल करना और हमारी जो ऊर्जा सिक्योरिटी है वो भारत को प्रदान करना, राइट। दक्षिण में आएंगे, ये सेशेल्स आइलैंड है। सेशेल्स आइलैंड का ये छोटा सा द्वीप है, अजम्पशन आइलैंड, ठीक है। तो सेशेल्स का अजम्पशन आइलैंड है, भारत ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। कब्जा मतलब नेवल के रूप में, बेस के रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे अगालिका आइलैंड है, तो अगालिका आइलैंड का भी डेवलपमेंट कर रहा है। इसके नीचे आएंगे तो मॉरिशस है, तो मॉरिशस ने भी अपना एक छोटा बेस दे रखा है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर भी भारत क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। मतलब इन सारे देशों के साथ भारत ने एमओयू कर रखा है, और एमओयू के माध्यम से भारत की यहाँ पर क्या है, अच्छी खासी प्रेजेंस है, ताकि काउंटर किया जा सके चाइना को, और सारे बेल्ट का क्षेत्र का क्या किया जा सके, यूज लिया जा सके। तो यहाँ पे देखो एमओयू बिटवीन सेशेल्स टू बिल्ड एयर स्ट्रिप डॉकिंग फैसिलिटी, एयर स्ट्रिप डॉकिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर विकसित करने के लिए भारत ने इनके साथ क्या किया है, मॉरिशस, अगालिका आइलैंड, अजम्पशन आइलैंड, दुक्कम पोर्ट, चाबहार बंदरगाह, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर जो है ये केन्या वगैरह है, इनके साथ में भी भारत ने क्या कर रखा है, अच्छी एमओयू कर रखी है, और भारत की तरफ इनका प्रभाव है। मतलब पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ, भारत के सारे पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध है, राइट। और इधर ऑस्ट्रेलिया है, और इधर ये मैंने बताया था, हम अपना ये अंडमान निकोबार द्वीप है, वहां पर भी भारत क्या कर रहा है, एक थिएटर कमांड का निर्माण कर रहा है, जिसमें तीनों सेनाओं का बेस होगा, और यहाँ से होने वाले व्यापार और यहाँ से होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखेगा। क्योंकि सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है,
कहाँ से, ये मलक्का जल संधि से, ठीक है। इसके ऊपर निगरानी रखेगा ताकि इस वाले बेल्ट पर क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर वियतनाम के साथ संधि कर रखी है और थाईलैंड और म्यांमार, इन सब के साथ, बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की एक प्रेजेंस भारत क्या कर रहा है, अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। अब आगे और क्या क्या, कौन कौन से भारत ने संगठन बना रखे हैं जो इंडियन ओशियन को डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हिंद महासागर को डायरेक्टली प्रभावित कौन से करते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे तो ये जो आपको देश दिख रहे हैं, ये टोटल 22 देश हैं। इसका नाम क्या है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका गठन कब हुआ था, 1997 में इसका गठन हुआ था। वर्तमान में टोटल 22 देश हैं, ठीक है। इसका सचिवालय कहाँ है, मॉरिशस में है। इसका सचिवालय कहाँ है, मॉरिशस में है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के माध्यम से जो सारे हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हैं, टोटल 22 तटीय राष्ट्र हैं, तो तटीय राष्ट्रों के मध्य एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन का निर्माण किया गया है, ठीक है। क्षेत्रीय सहयोग संगठन का निर्माण किसने किया है, भारत ने किया है। तो ये सारे देश, इन सारे देशों में सर्वाधिक प्रभावी कौन सा देश है, भारत है। तो भारत इस संगठन के माध्यम से भी इन सारे देशों के मध्य एक जियोपॉलिटिक्स का निर्माण कर रहा है, अच्छे संबंधों का निर्माण कर रहा है, जिसमें सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक, मुक्त समुद्री रणनीति के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन ओशन के संसाधनों पर सभी की समान साझा पहुंच हो, इस तरह का, या यहाँ पर पूरा एक फ्रीडम हो सारे राष्ट्रों को, या दूसरे अन्य राष्ट्रों का प्रभाव नहीं हो। तो रिम एसोसिएशन भी क्या कर रहा है, यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 22 देश है, सारे टोटल तटीय राष्ट्र हैं, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी क्या किया जा रहा है, इसको नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाकर भी। इसके अलावा भारत की जो आपने देखा होगा कि हमारा गुजराल डॉक्ट्रिन है, मतलब गुजराल सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन में। तो भारत की ये रणनीति है कि मित्र राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। दूसरा, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी के माध्यम से भी भारत जो हिंद महासागर के राष्ट्र हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद में देखो, भारत ने एक पहल स्टार्ट की है, मिशन सागर, ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, सागर इनिशिएटिव कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कौन सा रीजन है, इंडियन ओशन रीजन। तो सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। पूरे रीजन में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ की बात करता है सागर मिशन। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल थी, ठीक है, जिसके माध्यम से इंस्पायर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ सागर, ठीक है। इंडिया हेल्पिंग हैंड्स अक्रॉस द इंडियन ओशन, मतलब भारत चाहता है सारे हिंद महासागर के साथ सुरक्षा का भाव हो और सारे हिंद महासागर अपने साथ क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। ऐसा विचार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का था। जो इसमें अब क्या है, इसमें देखो INS केसरी है, क्या है यहाँ पर, INS केसरी के माध्यम से इस पूरे सिस्टम को ये क्या है, कंट्रोल करने की कोशिश है। तो INS केसरी ऑन स्पेशल मिशन टू डिलीवर COVID-19 असिस्टेंट इंक्लूडिंग वैक्सीन, मेडिकल पर्सनल, फूड आइटम एंड 5 इंडियन ओशियन पार्टनर्स। टोटल अगर हम बात करें सागर जो इनिशिएटिव, उसमें 5 भारत के पार्टनर देश हैं और भारत के 5 पार्टनर देशों को INS केसरी के माध्यम से क्या किया गया था, इन सारी मेडिकल सुविधाओं को, और मतलब इस प्रकार के सहयोग के माध्यम से भारत ने कहा कि ये हमारी हेल्पिंग हैंड फिलोसॉफी है, ठीक है। इन सारे देशों को सहयोग देकर इनको अपने अंडर में, मतलब झुकाव अपनी तरफ करना, या एक वैश्विक कूटनीति होती है जिसमें मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया, कोमोरोस हो गया, मॉरिशस हो गया और मेडागास्कर हो गया। तो ये 5 क्षेत्र है जिनको INS केसरी के माध्यम से, मिशन सागर के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है, विशेषकर कोविड के दौरान, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान भी सम्मिलित है अभी उसमें, रिम एसोसिएशन में, ठीक है। चलिए, तो आपने ये भी देखा होगा कि ये मिशन सागर प्रयास क्या है, ताकि इन सारे देशों को क्या किया जा सके, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स द्वीपों को अपने साथ जोड़ा जा सके, चाइना के प्रभाव को कम किया जा सके। तो ये एक मिशन सागर भी बहुत अच्छा जियोपॉलिटिक्स का उदाहरण हम देख सकते हैं हिंद महासागर में। ये देख लेना, देख लेना, सेम है।
अब नहीं आ रहा होगा, सोर्स एरर अब नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कुछ लाइट का इश्यू है। तो ये लाइट अभी कुछ टेक्निकल एरर है, जैसे ही लाइट जाती है तो 1 मिनट के लिए जो माइक्रो सेकेंड का ब्लिंक होता है उसमें एक बार ये सिस्टम बंद होकर चालू होता है वापस। ठीक है, ऑल क्लियर, आगे बढ़े। देखो, ओके डन। चलिए, हम ये कर रहे थे कि एक तो हमने सागर मिशन देखा। देखो, हम ये कर रहे थे कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए भारत किस प्रकार क्या क्या प्रयासों से इंडियन ओशियन में जियोपॉलिटिक्स का यूज कर रहा है। तो चाइना के काउंटर के लिए इतने सारे हमने देखे, ये चाइना के काउंटर मानो या पूरे हिंद महासागर पर अपना प्रभाव बढ़ाना जियोपॉलिटिक्स के रूप में। तो ये सारे द्वीपीय राष्ट्र क्षेत्रीय भाग है, यहाँ पर भारत क्या कर रहा है, अपना प्रयास स्थापित कर रहा है। इसके बाद में हमने रिम एसोसिएशन संगठन देखा। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, इसकी गठन 1997 में 22 देश, सचिवालय मॉरिशस, ये सारे कारक जो है। उसके बाद में भारत का जो मिशन सागर है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक विशेष पहल थी कि कुछ 5 देशों को अपने साथ हेल्पिंग हैंड के रूप में जोड़कर उनका सहयोग करना। ठीक है, उसके बाद में देखो सागरमाला नेटवर्क है, सागरमाला प्रोजेक्ट आपने सुना होगा। तो सागरमाला जो प्रोजेक्ट है कि जो हम अन्य जगह जाकर तो क्या कर रहे हैं, बंदरगाह का डेवलपमेंट कर रहे हैं, मॉरिशस में कर रहे हैं, ईरान में कर रहे हैं, ठीक है, दक्षिण में अन्य जगह और कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है, हमारा जो ये भाग है, हमारा तटीय भाग है, इसको हम किस प्रकार और डेवलप कर सकते हैं, इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे इस पीछे 2 तरह की फिलोसॉफी है कि इंडियन ओशियन पर भी अपना जियोपॉलिटिक्स प्रभाव बढ़ाना, साथ में जो हमारे सारे बंदरगाह है उन सारे बंदरगाह पर, ठीक है, जो सारे बंदरगाह है उन सारे बंदरगाह का डेवलपमेंट करना। तो बंदरगाह का भी डेवलपमेंट होगा, बंदरगाह के पीछे जो हिंटरलैंड एरिया है, बंदरगाह के पीछे जो हिंटरलैंड एरिया, उसका भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों ही कारकों के कारण से इसका विकास करना है। तो क्षेत्रीय विकास में यहाँ पर इंडियन ओशन को प्रभाव बढ़ाने में सागरमाला नेटवर्क का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें ये इतने सारे पोर्ट आते हैं, मुंबई, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, रत्नागिरी, ठीक है, मरमागांव बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह, कोच्चि, ठीक है, अलपुजा, तिरचूर, नागपट्टनम, चेन्नई, एन्नौर, मछलीपट्टनम, ये सारे बंदरगाह, विशाखापट्टनम, ठीक है, आगे ये पारादीप और उड़ीसा तक ये सारे बंदरगाह क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करना, मेजर सी पोर्ट्स है उनको इंटरमीडिएट जो सी पोर्ट होते हैं, छोटे बंदरगाह होते हैं, उनको जोड़ना, ताकि जो हमारी मेजर सिटी है वो भी सुरक्षित हो सके, हमारे व्यापार भी सुदृढ़ हो सके, हमारी जियोपॉलिटिक्स भी सुदृढ़ हो सके। तो मल्टीपर्पज ये जो है सागरमाला रणनीति भारत की है, मल्टीपर्पज है, इसमें बहुत सारे उद्देश्य भारत के हैं। राइट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे देखते हैं, यहां पर एक प्रोजेक्ट मौसम भारत ने चलाया था। क्या नाम है भारत का? एक है प्रोजेक्ट मौसम। किसने चलाया था? ये संस्कृति मंत्रालय ने चलाया था। भारत का जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, इस कल्चरल मिनिस्ट्री ने चलाया था। तो जिस प्रकार चाइना वन बेल्ट वन रोड सिल्क रूट को रिजुनवेट कर रहा है, रिजुनवेट का मतलब है उसको जीवित कर रहा है, वैसे ही भारत के जो इंडियन ओशन के लगने वाले टच वाले राष्ट्र हैं, उन सारे राष्ट्रों का भारत का एक ऐतिहासिक संपर्क रहा है, ऐतिहासिक संबंध रहा है। तो उस ऐतिहासिक संबंधों को वर्तमान में सांस्कृतिक कारकों के माध्यम से जीवित करने का प्रयास कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो ये प्रयास किसका है? भारत की संस्कृति मंत्रालय का प्रोजेक्ट मौसम है। तो प्रोजेक्ट मौसम के माध्यम से सारे इंडियन ओशन के जो राष्ट्र हैं, जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये जो सारे भाग हैं अंदर तक, ठीक है, इन सारे भागों को क्या करना है? जोड़ना है। इन सारे भागों को सांस्कृतिक कारकों के माध्यम से, सांस्कृतिक विजन के माध्यम से हम अपने साथ जोड़ना, ताकि एक संबंध स्थापित हो, एक हम कहें कि सॉफ्ट पावर के रूप में, कूटनीति के रूप में इनका झुकाव भारत की तरफ हो। भारत ऐसी पहल कर रहा है। राइट, तो इस पहल का कहीं ना कहीं फायदा कहाँ मिलता है? वोट बैंक में मिलता है। वोट बैंक का मतलब है कि सारे जो साउथ एशिया या इंडियन ओशन के राष्ट्र हैं, उनका झुकाव, उनकी भावना किसकी तरफ हो? भारत की तरफ हो। तो ऐसा ये प्रयास भारत यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मौसम की आपको ध्यान में रखना है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से भारत का कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इंडियन ओशियन की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं या इंडियन ओशियन की जियो पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। इस रूप में ये पूछा जा सकता है। राइट, तो नीचे क्या है? ये इंडिया है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये शानदार प्रोजेक्ट है। ठीक है, और भारत किस प्रकार, भारत का इसमें महत्व है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे अगला
INSTC, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, अन्य संगठनों अन्य चीजों में भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो विकास हो रहा है वो हमारे मुंबई बंदरगाह से हो रहा है। ये कहाँ है? मुंबई बंदरगाह, फिर यहाँ से चाबार बंदरगाह, फिर ईरान, ठीक है, फिर इराक होते हुए यहाँ पर अजरबैजान की राजधानी बाकू, मतलब कैस्पियन सागर के किनारे किनारे होते हुए यहाँ पे थोड़ा सा ये इसका कजाकिस्तान का आ जाएगा एरिया, फिर मॉस्को, और मॉस्को के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग तक। और पीटर्सबर्ग आप सभी को पता कहाँ है? बाल्टिक सागर में है, मतलब बाल्टिक सागर तक पहुंच हो रही है। तो बाल्टिक सागर आगे, ये वापस बाल्टिक सागर के बाद में कौन सा समुद्र स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ से ये अटलांटिक महासागर। तो इस क्षेत्रीय या आंतरिक भूभाग से भारत मुंबई से होते हुए ईरान, इराक, अजरबैजान, ठीक है, आगे कजाकिस्तान का थोड़ा सा भाग और मॉस्को होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक का जो है ये एक कॉरिडोर का विकास हो रहा है। तो इस कॉरिडोर में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये डायरेक्टली ये कॉरिडोर रशिया को इंडियन ओशन से जोड़ देगा। तो रशिया और भारत की अच्छी एक बॉन्डिंग है, ठीक है। इस बॉन्डिंग के माध्यम से भी यहाँ अरब सागर में भारत क्या होगा? बहुत अधिक मजबूत होगा। तो ये भी एक क्या है? चाइना को काउंटर करने के लिए एक जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। दूसरी तरफ हमारे जब यहाँ पे पुतिन आए थे भारत में, तो पुतिन ने कहा कि जो हमारा चेन्नई है, ठीक है, नीचे चेन्नई है, चेन्नई से होते हुए, मलाक्का जल संधि से होते हुए, जापान होते हुए, जो हमारा हमारा नहीं है वैसे, जो सेंट पीटर्सबर्ग है, कहाँ पर है? सॉरी, व्लादिवोस्टोक कहाँ है? रशिया का सबसे पश्चिमतम बिंदु, जहाँ पे एकदम सर्दियाँ रहती है, विषम जलवायु है, निर्जन है, ठीक है। और इस सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर यहाँ पे आप सभी को पता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी इसको जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक। लेकिन व्लादिवोस्टोक जो है वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्लादिवोस्टोक में बहुत अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, पेट्रोलियम गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। चूंकि हम गैस का बहुत बड़े रूप में आयात करते हैं रशिया से, तो ये एक जो है हमारे यहाँ चेन्नई से लेकर और यहाँ पे व्लादिवोस्टोक का जो परिवहन गलियारा है, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका विचार भी दिया गया था। तो जो है इंडिया इस रूट के माध्यम से, INSTC के माध्यम से, और ये चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर के माध्यम से भी रशिया से जुड़ जाएगा। तो ऐसा प्रयास भी है ताकि इधर हिंद प्रशांत का क्षेत्र है उसके ऊपर भी प्रभाव रहे, और इधर ये अरब कंट्रीज है या पश्चिमी एशिया है या मध्य एशिया, इसके ऊपर भी भारत का प्रभाव रहे, और ऊपर से डायरेक्ट रशिया से कनेक्टिविटी रहे। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंटरेस्ट है, रशिया के भी हैं, अपने भी हैं, और अन्य जो राष्ट्र हैं उनके भी हैं, राइट। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये दिख रहा है रशिया का फार ईस्ट रीजन, हाँ ठीक है, पूरा ये फार ईस्ट रीजन रशिया का, राइट। तो ये एक शानदार कॉन्सेप्ट चल रहा है INSTC। इसके बारे में और हम डिटेल से भी करेंगे कि इसका क्या प्लान है, कब तक पूरा होगा, क्या है। जो मैंने अभी रिम एसोसिएशन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार के बारे में हम बात नहीं की, हमने SCO के बारे में बात नहीं की। ऐसे जो और संगठन हैं इनकी मैं अलग से क्लास लेके आऊंगा, इनका गठन, इनका सदस्य कौन कौन क्या क्या है, सीटो सेंटो क्या है, नाटो क्या है, इन सब का एक या दो क्लास में आपको सारे संगठन करवाऊंगा, ठीक है। अभी हम जियोपॉलिटिक्स के रूप में कौन सा संगठन क्यों महत्वपूर्ण है उसका एक छोटी छोटी रूपरेखा हम देख रहे हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान में सबसे वाइब्रेंट, सबसे शक्तिशाली एक सिद्धांत है, वो है क्वाड। क्या नाम है इसका? क्या है ये? क्वाड संगठन। तो क्वाड संगठन के बारे में, क्वाड ग्रुप के बारे में आपने नाम सुना होगा। क्वाड ग्रुप का उद्देश्य क्या है? मूल रूप से कि इसमें पहले तो 4 देश हैं, इंडिया है, ठीक है, जापान है, USA है और ऑस्ट्रेलिया है। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो ओबे का नाम आपने सुना होगा, अब वर्तमान में उनकी बीच में डेथ हो गई थी, ठीक है। तो शिंजो ओबे जो है उनका विचार था, 2007 में उन्होंने क्वाड का विचार, एक धारणा रखी, और क्वाड बाद में शानदार उभर कर आया। वर्तमान में ये एक चाइना को कंट्रोल करने के लिए, चाइना के काउंटर के रूप में एक शानदार ग्रुप उभर कर काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ये साउथ चाइना सी है, विशेषकर साउथ चाइना सी है, इस साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने के लिए ग्रुप अच्छा काम कर रहा है। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। साउथ चाइना सी में चाइना अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव यूज ले रहा है, जिसके कारण से या आसपास के सारे देशों में आतंक छाया हुआ है। तो जो साउथ चाइना सी के ऊपर किस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स चल रही है, हालांकि वो कभी और हम करेंगे, हमारे डायरेक्ट अभी सिलेबस में नहीं है।
तो क्वाड ग्रुप जो है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र और इंडियन ओशियन रीजन के ऊपर शांति की बहाली की बात करता है कि जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र, ये पूरा क्या है, इस क्षेत्र को हिंद प्रशांत क्षेत्र कहेंगे और ये हिंद क्षेत्र है। तो हिंद क्षेत्र और हिंद प्रशांत क्षेत्र शांति के रूप में रहे, वहां सभी राष्ट्रों की समानता का भाव हो, सभी राष्ट्रों पर संसाधनों का क्षेत्र हो और पूरा फ्रीडम हो। ठीक है, इस तरह का काउंटर बैलेंस करने का कार्य कौन कर रहा है, ये क्वाड ग्रुप कर रहा है। 4 इसमें सदस्य है, 4 कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल राइट, तो क्वाड भी यहाँ के हिंद मतलब जो है इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसलिए भारत चूंकि भारत इसका बहुत बड़ा मेंबर है, सदस्य है। ऑल राइट, आगे बढ़े। उसके बाद में देखो एक संगठन है, इसका नाम है ओकस। क्या नाम है, ओकस। ये कैसे प्रभावित कर रहा है इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये चाइना को हालांकि डायरेक्टली इंडियन ओशन को ये प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन चाइना के लिए है ये। ठीक है, ओकस में क्या है, एक तो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दूसरा क्या है यूके, ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा है यूएसए। तो ये 3 देशों का एक संगठन है, एक ग्रुप है ओकस। अब ये ओकस का यूज क्या है, परिणाम क्या है, या इसका मूल उद्देश्य क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है, ऑस्ट्रेलिया को जो पनडुब्बी होती है ऑस्ट्रेलिया की, उस पनडुब्बी को चलाने के लिए ये परमाणु उसको क्या कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा दे रहे हैं, या परमाणु जो होता है हम इसको कहना यूरेनियम वगैरह, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी खूब यूरेनियम है, लेकिन परमाणु टेक्नोलॉजी इसको दे रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। इसका विरोध चाइना ने किया है, लेकिन इन्होंने कहा क्या कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो जो अपनी पनडुब्बी चलाएगा तो उसके लिए जो परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है वो परमाणु ऊर्जा के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो अपना ये बेल्ट है, विशेषकर ये बेल्ट, ये बेल्ट कौन सा है, साउथ चाइना सी। थोड़ा मैप ये ऐसा है, ठीक है, इधर ये अफ्रीका है, इधर ये चाइना है, और ये देखो यूएसए, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है यूके। ठीक है, तो इसमें क्या है, यूके और यूएसए क्या करेंगे, यूके और यूएसए चाइना को क्या देंगे, सॉरी चाइना ने इसको, ऑस्ट्रेलिया को क्या देंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट देंगे जियोपॉलिटिक्स के रूप में मानो या किसी भी रूप में मानो, ताकि इसको क्या किया जा सके, चाइना को शांत किया जा सके। बहुत अधिक इसने परेशान कर रखा है सबको। तो ये इसमें इनको परमाणु शक्ति देंगे, ताकि जो है ऑस्ट्रेलिया परमाणु टेक्नोलॉजी के माध्यम से पनडुब्बियां जो चलती है उन पनडुब्बियों पर ये परमाणु शक्ति लेके यहाँ की पनडुब्बियां घूमेगी, तो चाइना के ऊपर भी एक प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा। राइट, तो ये भी एक जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है, चूंकि इसका वितरण जो होगा इंडियन ओशन के माध्यम से होगा। ठीक है, इंडियन ओशन से होगा, तो इंडियन ओशन को भी हिंद प्रशांत और प्रशांत क्षेत्र को शांति के लिए ये कार्य कर रहे हैं ओकस ग्रुप। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक भारत की और भी पहल है यहाँ पर, ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव। तो ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव में क्या होता है कि हिंद महासागर में आप सभी को पता है कि बहुत सारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बहुग्रंथिक जो ग्रंथिकाएं पाई जाती है, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, खनिज संसाधन होते हैं, उसमें प्योर मेटल होता है, और उसका जो निष्कर्षण किया जाता है, तो उसमें भारत ने एक ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट रखा है। इस ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट का मूल उद्देश्य यह है कि हिंद महासागर के पाए जाने वाले संसाधनों पर सभी का साझा हित हो और साझा उस पर लाभ हो, सभी समान रूप से उसका निष्कर्षण कर सके, इस प्रकार की पॉलिसी है। ठीक है, एक इंक्लूसिव ग्रोथ हिंद महासागर में हो सके, संसाधनों की और सारे क्षेत्रों की। तो इसमें ब्लू इकोनॉमी को रखा है, जिसमें क्या है, मत्स्य पालन भी शामिल होता है, वहाँ के जो मरीन लाइफ है, मतलब हम कहें कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, या अपने ये प्रवाल, ठीक है, प्रवाल भीतियाँ, और जहाँ पर भी जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, विशेष रूप से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, उन सभी को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो भारत की ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव के माध्यम से समुद्री संसाधनों का, विशेषकर हिंद महासागर के संसाधनों का समान रूप से क्या किया जा सके, उद्देश्य से यूज किया जा सके, सभी समानता के साथ, कोई विरोध नहीं हो, कोई आपसी मतभेद है तो उसको समाप्त करके हम संसाधनों का यूज कर सकें। तो ये भी एक पार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स है, जिसे कह सकते हैं कि हिंद महासागरों के संसाधनों की जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन रिसोर्सेस। ठीक है, तो उसके ऊपर ये रणनीति यहाँ पर काम करती है। ठीक है, इसमें पॉवर्टी करना, मतलब पॉवर्टी एंड करना, भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना। ठीक है, यूजेज स्मार्ट शिपिंग टू लेसन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ऐसे स्मार्ट शिपिंग का यूज करना जो एनवायरनमेंट पर प्रभाव कम डाले। ठीक है, हार्नेस एंड रीन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करना। तो इस तरीके के इसमें क्या है, एक्शन लिए गए हैं ब्लू इकोनॉमी में। राइट, तो ये सारे जो कारक थे वो हिंद महासागर की भू राजनीति को प्रभावित करते हैं। ठीक
ठीक है। ओवरऑल यही हिंद महासागर की भू राजनीति है। इसके संगठनों का ऊपर हम अलग से क्लास लेकर आएंगे, ताकि संगठनों की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन किसका क्या मुख्यालय है, कौन कौन से संगठन है, किसको किस प्रकार प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस प्रकार ये पूरी भारत का एक विचार है, भारत की ये थॉट है, भारत की ये इंटरनेशनल पॉलिसी है, और चाइना क्या कर रहा है, अन्य राष्ट्र क्या कर रहे हैं, क्योंकि काउंटर के रूप में एकमात्र भारत को प्रभावित करने वाला चाइना है और दूसरा यहाँ पे पाकिस्तान है। तो इन दोनों को भारत अच्छे से काउंटर कर रहा है। यही संसाधनों की जियोपॉलिटिक्स है, यही लोकेशंस की जियोपॉलिटिक्स है, और यही कूटनीति की जियोपॉलिटिक्स है। ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल डाटा आते हैं कि यहाँ पर हिंद महासागर में कौन कौन से कारक हैं जो डायरेक्ट में फैक्चुअल डाटा के रूप में है, वो आप पढ़ लेना, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है। ये एक बेसिक समझ के लिए है। ठीक है। जिसमें 40% हिंद महासागर में ये तेल के भंडार पाए जाते हैं और उत्तरी पश्चिमी भाग पर केंद्रित होता है। 80% यहाँ पर कच्चा माल का क्या होता है, इसी के माध्यम से निर्यात होता है। ठीक है। ये सारे जो है चेक पॉइंट और ये सारे एक बेसिक चीज़ें हैं। वेबल मेंडेब, हार्मुज जल संधि, इसके बारे में सारी चीज़ों को हमने देख लिया है। ठीक है। मलक्का जल संधि, मोजाम्बिक जल संधि, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो ये आप देख लेना, कुछ खास इसमें है नहीं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी और बढ़ जाएगी, कौन कौन से देश महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से औपचारिक यहाँ पर समूह हैं, और ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना। भारत का 98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहीं से होता है, क्योंकि सारे भारत के अंदर का भी यहीं है। ठीक है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के 36 महत्वपूर्ण देश हैं टोटल। ये सारे देख लेना, आप पढ़ लीजिएगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा, पीपीटी में भी ये मिल जाएगा। ठीक है। ये सागर प्रोजेक्ट है, देखो, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है। 2015 में इस विजन की शुरुआत की गई थी, इसको हमने देखा था। स्ट्रिंग ऑफ पल्स को हमने अच्छे से देख लिया है। ठीक है। पाकिस्तान, ये श्रीलंका, जिबूती, सब पर क्या कर रहा है, अपनी सामरिक बढ़त बढ़ा रहा है। कौन? चाइना। 1997 में रिम एसोसिएशन संगठन की गठन किया गया था, जिसका मॉरिशस के इबियन शहर में इसका क्या है, मुख्यालय है। हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसमें 22 देश है। ठीक है। ये हमने भी देख लिया। तो ये सारे कुछ कारक है जो आप याद कर सकते हो, जो हिंद महासागर की राजनीति को प्रभावित करते हैं। सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी, अच्छे से पढ़ोगे तो वापस आपको याद भी आ जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज की क्लास, कैसी लगी बताइए। कुछ एक थ्योरी, पूरा एक ओवरव्यू जो है हिंद महासागर के ऊपर आपका बना होगा। ये ओवरव्यू तब और मजबूत होगा जब आप जाकर किताब पढ़ेंगे। ठीक है। तब ये मजबूत होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में कि जो हमारा पुनर्जागरण काल है, उससे पहले की क्या स्थिति थी, पुनर्जागरण के बाद में कौन सा महासागर महत्वपूर्ण बना, क्वीन ऑफ इंडियन ओशन किसे कहते हैं, ठीक है, ओशन ऑफ पीस किसे कहते हैं, 1950 तक क्या स्थिति रही, विश्व युद्धों के बीच क्या स्थिति रही, 1950 से लेकर जो शीत युद्ध काल था उसमें हिंद महासागर की क्या स्थिति रही, हिंद ये यूएसएसआर के विघटन के बाद जहां पर मल्टीपोलर विश्व बनने की ओर होता है, वहां पर इंडियन ओशन की क्या स्थिति रही, चाइना किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, रशिया किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का क्या योगदान है, यूएसए का क्या योगदान है, ग्रेट ब्रिटेन का क्या योगदान है, सारी चीजें हमने एक ओवरव्यू के रूप में हमने पूरी कर ली है। ठीक है। वर्तमान में कौन कौन सी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, भारत ने सरकार ने क्या क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं, ये सारी चीजें हमने कर ली है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि शानदार अच्छे से आपका कवर हो गया है। थैंक यू। खुद जाके आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से शानदार क्लियर हो जाएगा। एक ओवरव्यू होना चाहिए, साथ में कुछ फैक्चुअल डाटा भी याद करने हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन कौन से देश शामिल है, कब गठन हुआ, क्या क्या प्रभाव है, मूल उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें। बाकी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा फैक्चुअल आएगा नहीं। और मुझे लगता है कि अब उसमें आपके 100% आपका सही होना चाहिए। ठीक है। एक क्लास और लेंगे इसके बारे में। थैंक यू। मिलते हैं कल, और संडे है, अच्छे से थोड़ी सी आज रेस्ट भी कीजिए, थोड़ा शाम को बाहर घूम के भी आइए। चलिए।